हेलो न्यूफाइट्स, मेरा नाम है अमित और आप हैं बायो इल्यूमिनेशन में। बच्चों, ये बायो इल्यूमिनेशन की बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी मीडियम बॉटनी की क्लास है। पिछले वीडियोस में हमने शैवालों के सामान्य लक्षण, जीवन चक्रों के प्रकार, उसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन जैसे टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। और आज का हमारा यह वीडियो है शैवालों में प्रजनन या रिप्रोडक्शन इन एल्गी पर। उसमें भी हम पर्टिकुलरली वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या कायिक जनन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के उद्देश्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह चैप्टर पढ़ लेने के बाद आप क्या सीखेंगे? पहला, आप सीखेंगे शैवालों में प्रजनन के प्रकारों में भेद करना। आप भेद कर सकेंगे शैवालों में विभिन्न प्रकार के प्रजननों पर। साथ ही साथ आप शैवालों में विभिन्न प्रकार के कायिक जनन को सूचीबद्ध कर सकेंगे और उनमें अंतर भी कर सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों के बारे में या PYQs के बारे में। तो पिछले सालों में एक निबंधात्मक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है, उपयुक्त चित्रों की सहायता से शैवालों में प्रजनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, मतलब कम से कम 6 से 8 पेजेस में जो है आपको लगभग इसका आंसर्स करना है, बाकायदा डायग्राम बना करके। देखिए, ये प्रश्न मत्स्य विश्वविद्यालय में पूछा गया था सन 2022 में। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय में सन 2022, 2018 और 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। ब्रज विश्वविद्यालय में 2023, 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था और शेखावटी यूनिवर्सिटी में 2023, 2022, 2019 और 2017 में यह पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक इस लिहाज से बेहद इम्पॉर्टेंट बनता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे टाइप क्वेश्चन या निबंधात्मक प्रश्न पिछले सालों में बहुत फ्रिक्वेंटली अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो आप इस टॉपिक की इंटेंसिटी को समझिए और इस टॉपिक्स को बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए। तो चलिए, ये तो बात हुई PYQs की। अब हम कंटेंट्स पर आते हैं। रिप्रोडक्शन इन एल्गे। शैवाल अपने जनन के तरीकों में अत्यधिक विविधता दर्शाते हैं। कहने का ये मतलब है कि शैवाल अपने जनन के लिए अनेकों युक्तियों को अपनाते हैं, अनेकों प्रकार की युक्तियां अपनाते हैं। और इन सभी युक्तियों को हम मोटे तौर पर 3 प्रकारों में कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जो है कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब शैवाल के जो सदस्य हैं वो इन तीनों प्रमुख प्रकारों के द्वारा जनन करते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, एक है कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा प्रकार है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कायिक जनन की। तो शब्द कायिक से तात्पर्य पादप के ऐसे भागों या कोशिकाओं से हैं जिनका संबंध लैंगिक जनन से ना हो। अब देखिए, अगर आप इसे फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पादपों से समझें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आप ज़्यादातर उन्हीं से फेमिलियर हैं। आपने 11th-12th में भी उन्हीं के बारे में पढ़ाई की है। तो जैसे आपने 12th के सेकंड चैप्टर में जो पादपों में प्रजनन वाला चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा है कि भाई पुष्पी पादपों में प्रजनन के लिए पुष्प पाए जाते हैं और इन पुष्प में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। नर जननांग को हम पुंकेसर कहते हैं और मादा जननांग को हम कहते हैं स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर। अब इस पुंकेसर और स्त्री केसर में आगे चल करके नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो इन संरचनाओं से संबंधित जो कोशिकाएं हैं वो सब लैंगिक जनन से संबंधित कोशिकाएं। ये संरचना स्वयं लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं। इनके अलावा जो पादप के अन्य जितने भी भाग हैं उन सभी को हम कायिक भाग कहते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जिसमें शामिल हो जाता है जड़, जिसमें शामिल हो जाता है तना और जिसमें शामिल होती हैं पत्तियां। तो ये जड़, तने और पत्तियों वाले समस्त भाग को हम कहते हैं
पादप का कायिक भाग। इसी प्रकार से अगर हम शैवालों की बात करें तो शैवालों में वो संरचनाएं या वो कोशिकाएं जो जनन में भी किससे, लैंगिक जनन से संबंधित हैं, उसके अलावा थैलस का जितना भी भाग है वो सारा का सारा भाग कहलाता है कायिक भाग, जो शारीरिक संरचना का निर्माण करता है, जिसका लेना देना लैंगिक जनन से नहीं होता है। तो आप बात समझ गए होंगे कि अगर इन संरचनाओं में से या इन भागों में से कोई भाग या कोई कोशिका आगे चल कर के किसी नए पादप काय का निर्माण करती है तो फिर हम इस प्रकार के जनन को कहते हैं कायिक जनन। जैसा इस पैरा में दिया हुआ है, इस प्रकार के जनन में पादप काय की कायिक कोशिकाएं, मतलब जनन संरचनाओं के अतिरिक्त अन्य भाग की कोशिकाएं विभेदित होकर नए पादप काय का निर्माण करती है और यही कहलाता है कायिक जनन। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। इस प्रकार के जनन में कायिक कोशिकाएं विभेदित होकर बीजाणुओं का निर्माण करते हैं जो अंकुरित होकर नए पादप काय का निर्माण करते हैं। तो क्या रहा इसमें, देखिए कायिक में और अलैंगिक में फिर अंतर क्या रहा। वैसे तो देखिए आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, क्योंकि अलैंगिक जनन की पहली कंडीशन ये होती है कि उसमें जैसे युग्मकों का निर्माण ना हो या जो सिंगल पेरेंट है वो खुद भी प्रजनन करने में सक्षम हो, इस प्रकार का जनन, मतलब उसमें युग्मक का निर्माण से लेकर के निषेचन या अर्धसूत्री विभाजन इस प्रकार के प्रक्रम आपको देखने को नहीं मिले। इस प्रकार का अगर कोई जनन हो रहा है तो वो फिर अलैंगिक जनन की कैटेगरी में आता है, जिसमें सिंगल पेरेंट या एक ही जनक जो है वो संततियों का निर्माण कर पाने में सक्षम है। तो चाहे वो कायिक जनन हो या पर्टिकुलरली अलैंगिक जनन हो, तो वो दोनों एक ही प्रकार से अलैंगिक जनन का ही रूप है। लेकिन देखिए यहाँ पर बेसिकली एक अंतर होता है कायिक जनन और अलैंगिक जनन में। अगर कायिक कोशिकाएं सीधे विभेदित होकर या अंकुरित होकर नए पादप काय का निर्माण कर रही हैं डायरेक्टली, तो इस प्रकार का जनन तो हुआ कायिक जनन। लेकिन अगर वो कायिक कोशिकाएं पहले विशिष्टीकृत होकर या विभेदित होकर किसी मध्यस्थ संरचनाओं का निर्माण कर रही है, जिसे हम कह रहे हैं बीजाणु, और फिर ये बीजाणु अंकुरित होकर नए पादप काय का निर्माण कर रहे हैं, तो इस प्रकार का प्रजनन कहलाता है अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होपफुली आप कायिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर समझ गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन है हमारा तीसरा प्रकार, और जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ नंबरों में हमने कर दी है थोड़ी सी गलती, तो ये है तीसरा प्रकार और अलैंगिक जनन था दूसरा प्रकार। लैंगिक जनन में इस प्रकार के जनन में विशिष्टीकृत कोशिकाएं या जननांग जननांग युग्मकों का निर्माण करते हैं। अब ये युग्मक कैसे हो सकते हैं, युग्मक विपरीत प्रभेदों वाले हो सकते हैं या नर और मादा प्रकार के हो सकते हैं। नर या मादा प्रकार तो खैर आपको समझ में आता है, विपरीत प्रकार अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसी टॉपिक में, मतलब रिप्रोडक्शन इन एल्गी में आने वाले वीडियोस में जब हम लैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ेंगे तब वहाँ हम विपरीत प्रभेद की चर्चा कर लेंगे। तो जो जननांग है या विशिष्टीकृत कोशिकाएं हैं या जननांग जो हैं वो युग्मकों का निर्माण करते हैं और ये युग्मक निषेचित होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो देखिए नर नर युग्मक आपस में निषेचित नहीं होते या मादा मादा युग्मक भी आपस में निषेचित नहीं होते। इसी प्रकार से समान प्रभेदों वाले युग्मक भी आपस में निषेचित नहीं होते हैं। तो जो निषेचित हो रहे हैं अगर वो नर और मादा में विभेदित नहीं हैं तो वो विपरीत प्रभेद वाले होंगे, अन्यथा वो निषेचित नहीं होंगे। तो जब ये निषेचित हुए तो निषेचित होकर ये जैसे द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं उसे हम जाइगोट कहते हैं, और ये जाइगोट आगे अंकुरित होकर नए पादप काय का निर्माण करते हैं। ये बात हुई लैंगिक जनन की। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य पर हम चर्चा कर लेते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन काल में किसी न किसी अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। इस तथ्य पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब किसी न किसी अवस्था से क्या मतलब था, देखिए हमने अर्धसूत्री विभाजन को 3 प्रकार में बांटा था, अगर आपको याद हो तो। एक था जाइगोटिक मियोसिस, एक होता है स्पोरिक मियोसिस, और एक होता था गैमेटिक मियोसिस। तो अगर गैमेट के निर्माण के लिए अगर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हो रही है तो उसे हम गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। अगर
मुख्य पादप का है, हैप्लॉइड है या अगुणित प्रकार का है, तो जाइगोट जो कि एक द्विगुणित संरचना है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे पुनः एक अगुणित पादप काय का निर्माण होगा। तो इस प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन को हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। और अगर बीजाणुओं के निर्माण के लिए या लैंगिक बीजाणुओं के निर्माण के लिए अगर कोई अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो हम उसे कहते हैं स्पोरिक मियोसिस। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में आपको अलग अलग प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हर वो प्राणी जो लैंगिक जनन करता है उसमें किसी न किसी अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन जरूर होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिना अर्धसूत्री विभाजन के उसमें लैंगिक जनन हो रहा हो। तो चलिए अब हम थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कायिक जनन, जो आज का हमारा मेन टॉपिक भी है उस पर। शैवालों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के कायिक जनन विधियां निम्न प्रकार है। पहला, द्विखंडन या कोशिका विभाजन। दूसरा, मुकुलन या बडिंग। तीसरा, विखंडन या फ्रेगमेंटेशन। चौथा, होमोगोनिया। पांचवा, अपस्थानिक शाखाएं या प्रोटोनीमा समान अतिवृद्धियां मीन्स एडवेंटिशियस ब्रांचेस और प्रोटोनीमा लाइक आउटग्रोथ। छठा, अमाइलम स्टार्च। और सातवां, कंद या ट्यूबर। आइए सबसे पहले हम चर्चा करें द्विखंडन या कोशिका विभाजन पर, यानी फिशन या सेल डिवीजन पर। शैवालों में जनन की एक सरलतम विधि है जो अनेक एक कोशिकीय शैवालों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द्विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा कायिक जनन एक कोशिकीय शैवालों में देखने को मिलता है। देखिए, द्विखंडन का सीधा सीधा मतलब यह है कि एक कोशिका का दो भागों में टूट जाना। तो जब एक कोशिका टूट जाना शब्द मैंने गलत इस्तेमाल किया है। एक कोशिका का दो कोशिकाओं में विभाजित होना, यह है द्विखंडन। इसमें कोशिकीय शैवाल समसूत्री विभाजन द्वारा दो संततीय कोशिका बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है डेस्मिड, डायटम्स और दूसरे कई एक कोशिकीय शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास भी जो है इस प्रकार का प्रजनन, इस प्रकार का कायिक जनन दर्शाता है। अब यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है हमने डायएटम्स का। डायएटम्स के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। डायएटम्स में कोशिका के चारों तरफ दो प्रवारक होते हैं या दो थीका बनी हुई होती है। उसमें एक थीका ऐसी होती है जो दूसरी थीका को कवर किए हुए रहती है। तो जो कवर की हुई थीका है उसे हम कहते हैं एपिथीका, और जो कवर्ड थीका है या कवर्ड प्रवारक है उसे हम कहते हैं हाइपोथीका। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के बाद जो दो कोशिकाएं बनती हैं उस दोनों कोशिकाओं में से उन दोनों कोशिकाओं में एक पेरेंट थीका प्रेजेंट होती है जो आगे चलकर एपिथीका की तरह बिहेव करती है और फिर वो अपने लिए हाइपोथीका का भी निर्माण कर लेते हैं। और इस प्रकार से एक कोशिका समसूत्री विभाजन के बाद, मतलब एक डायटम की कोशिका समसूत्री के विभाजन के बाद दो संतति डायटम कोशिकाओं में या दो संतति डायटम कोशिकाओं का ये निर्माण कर लेते हैं। तो ये बात हुई द्विखंडन या कोशिका विभाजन का। बहुत ही इजी है, सरल है। डायग्राम आप ज़रूर बना के आएंगे क्योंकि आपने एग्जामिनेशन में, आपने क्वेश्चन में भी देखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा था, उपयुक्त चित्रों की सहायता से। तो डायग्राम्स जहां बनता है वहां आप ज़रूर बनाएं। दूसरी विधि है मुकुलन की। देखिए, मुकुलन, एक बार इसमें आगे चलने से पहले मैं मुकुलन के बारे में बता दूं, जिसे हम बडिंग भी कहते हैं। तो ये मुकुलन प्रकार की जो जनन कायिक जनन विधि है ये आपको पादपों के साथ साथ प्राणियों में भी देखने को मिलती है। इवन ये कवकों में भी आपको देखने को मिलेगी, बैक्टीरियाज में भी आपको बडिंग देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही व्यापक प्रकार की कायिक जनन की विधि है जो अलग अलग प्रकार के जीवों में आपको देखने को मिलती है। जैसे आपने प्राणियों में और कवकों में आपने मुकुलन विधियों के द्वारा प्रजनन आपने पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में। जैसे हाइड्रा में मुकुलन होता है, यीस्ट में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं शैवालों में मुकुलन के द्वारा प्रजनन। हरित शैवालों के कुछ सदस्यों में पार्श्व मुकुल का निर्माण होता है जो एक पट द्वारा अपने जनक पादपकाय से अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपने यीस्ट में या हाइड्रा में आपने देखा है। जैसे यीस्ट का एक एग्जाम्पल लूँ तो जैसे ये यीस्ट की एक कोशिका, यीस्ट एक कवक है,
तो सबसे पहले इसमें एक छोटी सी अतिवृद्धि का निर्माण होता है इस प्रकार से, और ये अतिवृद्धि धीरे धीरे जनक कोशिका के साथ ही जुड़ी रह कर के वृद्धि करती है, और एक सटल ग्रोथ के बाद, एक निश्चित ग्रोथ के बाद वो अपने जनक कोशिका से अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद फिर वो वृद्धि करती है, और वृद्धि करके फिर एक और नए यीस्ट कोशिका का ये निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से जो अतिवृद्धि बनी है अपने जनक जीव पर, जो आगे चल कर के अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेगी, इस प्रकार की अतिवृद्धि को ही हम कहते हैं मुकुल। पार्श्व का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, पार्श्व का मतलब होता है साइड, या इंग्लिश में इसे हम लेटरल भी कहते हैं। पृथक हुआ मुकुल अंकुरित होकर नए पादपकाय का निर्माण करता है, और इसका उदाहरण है प्रोटोसाइफोन। उदाहरण महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि मुकुलन, द्विखंडन, इसमें कोई कंटेंट ऐसा कोई बहुत बहुत ऐसा नहीं है कि आप याद कर पाने में आपको बहुत मुश्किल हो। तो आप जिन चीज़ों पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, जिनको आपको ज़्यादा याद करके रखना है, वो होगा एक तो एग्जाम्पल, और दूसरा आप प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम्स पर। तो ये प्रोटोसाइफोन का एक सिंपल सा एक डायग्राम है, आप देख पा रहे हैं। ये प्रोटोसाइफोन का जो है वो मुख्य पादपकाय है, और इस मुख्य पादपकाय से, ये तो मुख्य पादपकाय है, और इस मुख्य पादपकाय से एक अतिवृद्धि यहाँ पर निकल रही है, और इसी अतिवृद्धि को हम कहते हैं मुकुल, जो कि एक पट के द्वारा अपने मुख्य पादपकाय से अलग हो जाएगी, और अलग होकर के फिर एक नए पादपकाय का ये निर्माण कर लेगी, और ये प्रक्रिया कहलाएगी मुकुलन या बडिंग। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रकार के कायिक जनन पर, जो कि है विखंडन या फ्रेगमेंटेशन। ये तंतुकीय शैवालों में प्रजनन की सामान्य विधियां हैं, तंतुकीय शैवालों में, स्पेशली जो फिलामेंटस एल्गी है उसमें। इस प्रक्रिया में पादपकाय का एक भाग अथवा खंड अलग होकर नए पादपकाय का निर्माण करता है। मतलब पादपकाय हम कहें, अगर वो एक तंतु है, तो उस तंतु के जो है वो खंड हो जाए, मतलब वो अलग अलग खंडों में अगर वो बट जाता है, तो फिर इस दशा में प्रत्येक खंड आगे चलकर एक नए तंतु का निर्माण कर लेता है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि भाई ये जो तंतु है वो इस प्रकार से खंडित होगी क्यों, इस प्रकार से खंडों में बटेगी क्यों? तो इसका कारण है सिंपली जो वातावरणीय दशा है इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई यांत्रिक दबाव में आकर के आप नदी किनारे खड़े होकर के मज़े मज़े में पत्थर फेंक रहे हैं नदी पर, और वो जाके लगा सीधे एक स्पायरोगायरा को, और स्पायरोगायरा जो है खंडों में टूट गया। अब खंडित होने के बाद जो प्रत्येक खंड है वो आगे चल करके फिर वो एक नए तंतु का निर्माण कर देगा। तो ये हुई प्रजनन की एक विधि। इसके अलावा आंतरिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी अंतर्वेशी कोशिका का नष्ट हो जाना किसी वजह से, या मृत हो जाना। और जब वो कोई अंतर्वेशी कोशिका यानी कि तंतु की कोई मध्य की कोशिका अगर किसी कारण से नष्ट हो जाती है या मर जाती है, तो उसके बाद फिर वहाँ से जो है तंतु टूट जाएगा। तो इस प्रकार से खंड बनेंगे, और खंड बनने के बाद फिर वो एक नए तंतु का निर्माण करेंगे। ऐसा प्रजनन अगर होता है, ऐसा कायिक जनन होता है, तो हम इसे विखंडन कहते हैं। विखंडन का कारण यांत्रिक दबाव, किसी अंतर्वेशी कोशिका का नष्ट हो जाना आदि हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, नोस्टॉक आदि। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये वही डायग्राम है जो ऊपर वैसे मैंने ड्रॉ किया है। ये स्पायरोगायरा का ही डायग्राम है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पायरोगायरा यहाँ पर फ्रेगमेंट 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट गया, और ये हर एक फ्रेगमेंट या हर एक खंड आगे चलकर वृद्धि करता है, और वृद्धि करके नए स्पायरोगायरा तंतु का ये निर्माण कर रहा है। तो ये बात हुई विखंडन या फ्रेगमेंटेशन की। अगला प्रकार हम यहाँ देखेंगे होमोगोनिया। होमोगोनिया ये भी ज़्यादातर जो तंतुकीय शैवाल हैं, उन तंतुकीय शैवालों में ज़्यादा करके, मतलब ये तंतुकीय शैवालों में ही देखने को मिलता है। और तंतुकीय शैवालों में भी साइनोफाइसी के सदस्यों में या नील हरित शैवालों में ये देखने को मिलता है। कब होता है इस प्रकार का प्रजनन? प्रतिकूल दशाओं में। तो प्रतिकूल दशाओं में तंतुकीय नील हरित शैवालों के तंतु, जिसे हम ट्राइकोम भी कहते हैं, वह छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, और यह खंड कहलाते हैं होमोगोनिया। देखिए ये होमोगोनिया जो बनते हैं, अब आप कहेंगे भाई खंडन में, विखंडन में भी यही हुआ था कि जो तंतु है वो छोटे छोटे खंडों में टूट गया था, होमोगोनिया में भी यही हो रहा है, तो भाई कैसे विखंडन होमोगोनिया से अलग हुआ?
तो आप इतना समझ लिए कि होर्मोगोनिया बनने के जो रीजंस होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं, वो अंदरूनी कारण होते हैं, जबकि विखंडन जो है वो यांत्रिक दबावों की वजह से भी हो सकता है, जो बाह्य यांत्रिक दबाव हैं उसकी वजह से भी ये होता है। जबकि होर्मोगोनिया बनने का जो कारण होता है वो इंट्रिंसिक होते हैं, वो अंदरूनी कारण होते हैं। और ये कब होते हैं? ये प्रतिकूल दशाओं में किया जाने वाला प्रजनन है। जिन तंतुकीय नील हरित शैवालों में हीट्रोसिस्ट पाया जाता है वहाँ होर्मोगोनिया हीट्रोसिस्ट के समीपस्थ स्थल से पृथक होते हैं, वहाँ से ये अलग होते हैं। होर्मोगोनिया क्या है आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो खंड है, जो एक ट्राइकोम जो छोटे छोटे खंडों में या जो सेगमेंट्स में टूटा है उसे हम होर्मोगोनिया कहते हैं। किस में होगा ये? नील हरित शैवालों में, जो तंतुकीय नील हरित शैवाल है उसमें। तो जिसमें हीट्रोसिस्ट पाया जाता है। अब ऐसे कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिनमें हीट्रोसिस्ट पाया जाता है? जैसे हमने इससे पहले पढ़ लिया है, नॉइस्टॉक जो है एक ऐसा एल्गी है। नॉइस्टॉक एक ऐसा एल्गी है जिसमें आपको हीट्रोसिस्ट देखने को मिलता है। नील हरित शैवालों में ही ऑसिलोटेरिया एक तंतुकीय शैवाल है, लेकिन उसमें हीट्रोसिस्ट नहीं पाया जाता है, ये केवल नॉइस्टॉक में पाया जाता है। अब जैसे आप देखिए ये नॉइस्टॉक है और नॉइस्टॉक का एक तंतु अगर यहाँ पर खंडों में विभक्त हुआ है तो इस खंड को हम कहते हैं होर्मोगोनिया। और ये जो आप बीच में ये जो एक अलग सी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है यहाँ हीट्रोसिस्ट की, और ये हीट्रोसिस्ट के समीप से जो है ये विभक्त हुआ है। और प्रत्येक खंड जो है यहाँ पर वो कहलाता है होर्मोगोनियम, जो आगे ग्रो कर एक नए फिलामेंट की रचना करेगा। होर्मोगोनिया बनने के यहाँ क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि ये इंट्रिंसिक रीज़न ज़्यादा हैं। अंतर्वेशी कोशिकाओं के नष्ट हो जाने के कारण नेक्रोडिया और पृथककारी बिंब या सेपरेशन डिस्क के निर्माण से, बेसिकली क्या, अंतर्वेशी कोशिका जब मर जाती है, मृत हो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो उसी जगह नेक्रोडिया या सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन भी होता है। अनुकूल दशाओं में होर्मोगोनिया कोशिका विभाजन से नए तंतु का निर्माण करता है। तो प्रतिकूल दशाओं में होर्मोगोनिया बना और जैसे ही बाह्य वातावरण अनुकूलित हुआ वैसे ही होर्मोगोनिया में कोशिका विभाजन हुआ और इससे फिर वो एक नए तंतु में विकसित हो गया। इसका एग्जाम्पल है नॉइस्टॉक, ऑसिलोटोरिया आदि। जैसे यहाँ हम ऑसिलोटोरिया को देख रहे हैं, यहाँ आपको नेक्रीडिया या सेपरेशन डिस्क दिखाई पड़ रही है इस जगह। तो नेक्रीडिया या सेपरेशन डिस्क, पहली बात तो एक अवतल आकार की संरचना होती है। किस आकार की होती है? ये अवतल आकार की संरचना होती है। बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगा और इसके अंदर भरा होता है श्लेष्म। ये किससे भरा होता है? ये भरा होता है श्लेष्म से या म्यूसिलेज से ये भरा होता है। तो पहले यहाँ पर जो लाइव सेल रही होगी, वो लाइव सेल या जो जीवित कोशिका है वो पहले क्या हुई होगी? डेड हुई होगी। और डेड हो जाने के बाद उसमें भरा होगा श्लेष्म, और श्लेष्म आदि भर जाने के बाद वह हो गया होगा अवतल आकार का। और इस प्रकार की संरचना को ही हम कहते हैं नेक्रीडिया, या हम इसे कहते हैं सेपरेशन डिस्क या पृथककारी बिंब, क्योंकि यही वो बिंदु है जहाँ से जो ट्राइकोम है या जो तंतु है उसके खंड सेपरेट होंगे या पृथक होंगे। तो इस प्रकार से नेक्रीडिया का फॉर्मेशन होता है, जिस पॉइंट से होर्मोगोनिया बनते हैं। चलिए अब हम आते हैं कायिक जनन के 5वें प्रकार पर, जो है अपस्थानिक शाखाएं या प्रोटोनीमा समान अतिवृद्धियों द्वारा कायिक जनन। शैवालों में कुछ विशालकाय थैलस रूपों में अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण होता है, जो जनक थैलस से अलग होकर नए पादप काय का निर्माण कहते हैं। क्या कहा इसने? अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अपस्थानिक। पहले तो आपको उसको समझ लेना ज़रूरी है, तभी तो आप आगे की बात समझ पाएंगे। तो अपस्थानिक का आप एक सीधा सीधा मतलब निकाल लीजिए। देखिए इसमें दो शब्द हैं, एक तो अप है और दूसरा स्थानिक है। स्थानिक मतलब इस शब्द का संबंध स्थान से है। अप मतलब एक ऐसी संरचना जो जिस स्थान पर है वह उस स्थान से संबंधित ना हो, तो वह है अपस्थानिक। जैसे आपने नाम सुना होगा अपस्थानिक जड़ों का। देखिए थोड़ा सा बताना ज़रूरी है ना, तब आप समझ पाएंगे भाई अपस्थानिक शाखाओं का क्या मतलब है।
तो जैसे आपने नाम सुना होगा अपस्थानिक जड़। अब ये अपस्थानिक जड़ क्या होती है? अपस्थानिक जड़ या एडवेंटिशियस रूट, इसका मतलब ऐसी रूट्स जो एक्चुअली जहाँ है उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रूट बनती कैसे है? आपने सुना होगा कि जो भ्रूण है, पादप भ्रूण है, उसमें प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। तो प्रांकुर जो है वो आगे चल कर के प्ररोह का निर्माण करता है, वायुव्य भाग का, और जो मूलांकुर है वो जड़ों का निर्माण करता है। ओके, तो मूलांकुर से जड़ों का निर्माण होता है। तो जब मूलांकुर से किसी संरचना, भूमिगत संरचना का निर्माण हो रहा है तो वो है जड़, एक्चुअल जड़। लेकिन अगर मूलांकुर के अलावा किन्हीं और संरचनाओं से जड़ों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एक बीजपत्री में पाए जाने वाली जकड़ा जड़ों का। अब ये जकड़ा जड़ें जो है वो मूलांकुर वाली जड़ें नहीं होती है, वो तने के निचले भागों से निकलने वाली जड़ें हैं। अब एक बात बताइए, तना क्या जड़ों का निर्माण करता है? नहीं करता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जड़ बन रही है, जड़ जैसी संरचना बढ़ रही है, इवन फंक्शनिंग में भी वो जड़ों की तरह है। लेकिन एक्चुअली क्योंकि ये मूलांकुर से नहीं निर्मित हुई है, ये पौधे के उस भाग से निर्मित हुई है या उस स्थान पर निर्मित हुई है जिस स्थान पर एक्चुअली उसे नहीं होना चाहिए था, वो उस स्थान से संबंधित नहीं है, इसीलिए वह अपस्थानिक है। जैसे आपने बरगद के प्रॉप रूट्स के बारे में सुना होगा, है ना, बरगद के प्रॉप रूट्स के बारे में सुना होगा। इस तरीके से जड़ें नीचे की तरफ लटकी हुई रहती हैं। अब वो भी एक प्रकार के रूट हम उनको बोलते हैं या जड़ें हम उनको बोलते हैं, लेकिन क्योंकि वो शाखाओं से निकल रही है। अब शाखाओं से जड़ें नहीं निकलती, यानी कि जड़ें उस स्थान से है जिस स्थान से वो संबंधित नहीं है, इसीलिए वो किस प्रकार की जड़ हो गई? वो अपस्थानिक जड़ें हो गई हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अपस्थानिक शाखाओं का मतलब समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसी शाखाएं जो निकल रही हैं थैलस पर, लेकिन वो उस भाग से संबंधित नहीं है, तो उसे हम अपस्थानिक शाखाएं कहते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है कि ये अपस्थानिक शाखाएं आगे चलकर जनक थैलस से अलग हो जाती हैं और अलग होकर ये नए पादपकाय का निर्माण कर लेती है। अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण मुख्यतः मूलाभास या राइजोइड्स से होता है। इसका उदाहरण है डिक्टियोटा, फ्यूकस, ये सब विशालकाय समुद्री एल्गी हैं। तो इनसे जो है अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा जो है प्रजनन की प्रक्रिया होती है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। देखने से पहले एक बार मैं ये ज़रा इरेज कर लूँ तो आप इसको थोड़ा और क्लियरली देख पाएंगे। ऊपर ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं ये डिक्टियोटा का है, मैंने लिख नहीं रखा इसलिए आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ऊपर वाला ये जो डायग्राम है ये डिक्टियोटा का है और जो नीचे वाला डायग्राम है वो फ्यूकस का है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं डिक्टियोटा में, ये देखिए इन स्थलों पर आप थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ पर कुछ शाखाएँ निकल रही हैं इन थैलस से। हालांकि यहाँ शाखाएं नहीं निकलती है, लेकिन ये शाखाएं विशिष्टीकृत होती है प्रजनन के लिए, कायिक जनन की। तो इसी वजह से यहाँ पर ये शाखाएं निकलती हुई आपको दिख रही है, और चूंकि ये इस स्थान से संबंधित नहीं है इसी वजह से हम इसको अपस्थानिक शाखाएं कहते हैं। और जब ये शाखाएं अलग हो जाती है, देखिए आपको इस फ्यूकस वाले थैलस में भी पूरी जगह पर आपको इस तरीके की शाखाएं नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ पर ये सब शाखाएं आपको नज़र आ रही हैं। तो ये शाखाएं आगे चलकर जनक पादप से अलग होंगी और अलग होकर के फिर ये अंकुरित होंगी और अंकुरित होकर नए फ्यूकस या नए डिक्टियोटा थैलस का फॉर्मेशन करेंगी। बात कर लेते हैं प्रोटोनीमा समान अतिवृद्धि। तो ये एक थोड़ा सा स्पेसिफिक एग्जांपल्स में आएगा, यह शामिल होता है कारा में। बीते कुछ सालों के यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछा गया है प्रोटोनीमा समान अतिवृद्धि पर। बेसिकली कारा को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा, क्योंकि कुछ एक स्लाइड्स और इसके लिए कंप्लीट होनी ज़रूरी हैं। तो कारा में जो कारा के जो प्रौढ़ पादपकाएँ हैं, यानी कि जो मैच्योर प्लांट थैलस हैं, उसकी पर्व संधियों पर प्रोटोनीमा या प्रथम तंतु समान संरचनाएं विकसित होती है, जो जनक पादपकाय से अलग होकर नए पादपकाय का निर्माण कर लेती है। प्रोटोनीमा या प्रथम तंतु, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। अभी आप खाली इतना ही ध्यान रखेंगे कि एक प्रोटोनीमा या प्रथम तंतु समान संरचना यहाँ पर विकसित होती है, जो पृथक होकर पादपकाय का निर्माण कर लेती है। यहाँ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है इसके लिए कारा। अब हम आते हैं अपने छठे प्रकार पर, जो कि है अमाइलम स्टार्स। अमाइलम स्टार्स या हिंदी में आप इसको अमाइलम तारा या अमाइलम तारे भी कहते हैं, और इसका भी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जो कि है अगेन कारा।
तो कारा के निचले पर्व संधियों में तारेनुमा आकृति की संरचनाएं एकत्रित हो जाती है जिनमें अमाइलम स्टार्च भरा होता है और इसी कारण से इन्हें कहा जाता है अमाइलम स्टार्स। क्यों? क्योंकि एक तो ये तारेनुमा होती है आकृतियाँ और दूसरा इनके अंदर स्टार्च भरा होता है। कौन सा स्टार्च भरा होता है? अमाइलम स्टार्च भरा हुआ रहता है। कहाँ एकत्रित होती है यह होती है लोअर नोड्स पर या निचले पर्व संधियों पर। अनेक अपने जनक पादपकाय से पृथक होकर ये नए पादपकाय का निर्माण कर लेते हैं। कौन? अमाइलम स्टार्च। ये इस प्रकार से अमाइलम स्टार्च का जो है स्ट्रक्चर होता है, आप इसे बना सकते हैं, जो कारा में कायिक जनन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला है कंद या ट्यूबर, और ये कंद या ट्यूबर गोलाकार स्टार्च संग्रहित करने वाली संरचनाएं हैं जिनका निर्माण कारा, देखिए फिर से कारा आ गया, कारा के निचले पर्व संधियों अथवा मूलाभास में होता है। इन्हें हम कंद कहते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स कौन कौन से हुए? एक तो प्रोटोनिमा द्वारा जो कि कारा में होता है, अमाइलम स्टार्स द्वारा जो कारा में होता है, और कंद द्वारा जो अगेन किस एल्गी में देखा जाता है? कारा में देखा जाता है। और अपने जनक पादपकाय से पृथक होकर ये फिर नए पादपकाय का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि कारा का निर्माण कर लेते हैं। तो पिछले सालों में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि कारा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कायिक जनन प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा गया है। तो आप एक अलग से भी जो है इस बारे में ध्यान रखेंगे, कारा में किस किस प्रकार की कायिक जनन पाई जाती है। एक है प्रोटोनिमा द्वारा, दूसरा है अमाइलम स्टार्स द्वारा, और तीसरा है कंद या ट्यूबर्स के द्वारा। सो नियोफाइट, आज का यह लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने कायिक जनन के बारे में जो है ठीक ठाक यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर आप एक दो बार वीडियो देखेंगे उससे भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस का भी भाग है, इसीलिए आपको इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आप इसे लर्न कर लीजिए तो आपका एक ऐसे टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पक्का हो जाता है। और कुछ जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं या जिसे आप कह सकते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन या इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ऑफ कोर्स ऐसे यार दोस्त जो आपकी क्लास में पढ़ते हों या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से ताल्लुक़ रखते हों। तो आज की हम क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आगे आने वाली क्लास होगी हमारी अलैंगिक जनन पर। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे।